ध्यान रख लें तो मेरे हिसाब से सफलता अर्जित बहुत आसानी से की जा सकती है। और हमारी जो सीटिंग है मंच के इधर वाली से होकर इधर वाली हो सकती है। वो दो तीन बातें कौन सी हो सकती है उन पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। मैं अक्सर जब बात करता हूँ, जब भी मुझे बात करने का मौका दिया जाता है तो अक्सर मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मुझे ये कहने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, कहने में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है कि वर्ष 2003 में जब मैंने एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किया था तो मेरे बहुत सारे मित्र हुआ करते थे जो बैठे बैठे एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते थे। वर्ष 2003 में मेरी एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुई। उस समय मेरे बहुत सारे मित्र थे जो एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते थे। मुझे बड़ा अचंभा होता कि हम लोग एमए कर रहे हैं और स्कूल की किताबें क्यों पढ़ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि जब मैं एमए में था मुझे इस बात की कोई अनुभूति नहीं थी, इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि ये सब लोग एनसीईआरटी की बुक्स इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो आरएस की तैयारी कर सके। व्हेन आई वाज इन एमए, जब मैं एमए में था तब मुझे जानकारी नहीं थी। सर अभी मुझे बता रहे थे कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें जो शिक्षा का जो स्तर है, जो क्वालिफिकेशन है 10 और 12 और ग्रेजुएशन वगैरह है, मेरे हिसाब से आप बहुत, ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है या यूँ कह दीजिए माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आप एकदम सही समय पर सही हाथों में हैं। आपको ये जो मार्गदर्शन इस स्थिति में मिल रहा है, आपको आयु के इस पड़ाव में जो मार्गदर्शन मिल रहा है, मुझे लगता है कि आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं जब 22-23 साल की उम्र में जब एमए कर रहा था तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि आरएस कोई चीज़ होती है। 22 साल की उम्र में जब मैं एमए कर रहा था तब मुझे ये मालूम नहीं था कि सरकारी नौकरी इस तरह से प्राप्त की जाती है। अगर आप 17-18 वर्ष की एज में, 19 साल की एज में, 20 साल की एज में अगर आपको मालूम है कि आपको लोको पायलट बनना है, अगर आपको मालूम है कि आपको कांस्टेबल बनना है, अगर आपको मालूम है कि आपको आरएस बनना है और आप लगातार सर के माध्यम से ऐसे लोगों से रूबरू हो रहे हैं जो आरएस में बने हुए हैं या जो विश्वविद्यालय में शिक्षक है या जीवन के किसी अन्य पड़ाव पर, अन्य मौके पर जिन्होंने सफलता अर्जित की है, उनसे अगर आप रूबरू हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये वाकई में आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है, ये माता पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद है। एक तो बात मैं ये कहना चाह रहा था। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जब आरएस की खुद तैयारी करता था तो मैं एक प्रोफेसर साहब के पास कोचिंग करने के लिए जाता था जिनका नाम है प्रोफेसर दिलीप सक्सेना, रिटायर्ड हो गए, विश्वविद्यालय में हुआ करते थे। वो हमको फिलॉसफी पढ़ाते थे। देखिए मुझे मालूम है आप लोग लोको पायलट, कांस्टेबल इस प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं उदाहरण बार बार आरएस का दे रहा हूँ। जब मैं आरएस की तैयारी कर रहा था तो मैं फिलॉसफी पढ़ने उनके पास जाया करता था। मुझे फिलॉसफी कुछ समझ में नहीं आती थी, पर प्रोफेसर दिलीप सक्सेना ने मुझे दो बातें कही और दोनों बातें मैंने अपने हृदय में उसको उतार लिया। एक बात मुझे इन्होंने कही कि आपने किसी पूर्व के जन्म में कोई अच्छे कार्य किए होंगे तब आपको फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र पढ़ने का मौका मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर आपका आरएस में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, अगर आप दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं तो जीवन का दर्शन आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही थी मुझे। मेरा आरएस में सिलेक्शन नहीं हुआ 3 बार प्रयासों के बावजूद भी। दूसरी बात उन्होंने कही कि जीवन में जिस विषय को भी आप पढ़ें वो समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। उस विषय को पढ़ने के बावजूद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अवधारणा क्लियर होनी चाहिए। देखिए आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं बहुत सारी बातें ऐसी आती होगी जिसमें आपको फैक्ट रटने पड़ते हैं। 1857 की क्रांति के कौन कौन हीरो थे, 1857 की क्रांति कहाँ कहाँ पर हुई, किस प्रकार से उसका प्रारंभ हुआ, इस प्रकार की बातें आप लोग पढ़ते होंगे। और आप जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिक्कतें भी आती है कि आपसे फैक्ट याद नहीं होते हैं, तथ्य आपको याद नहीं होते। हर व्यक्ति के मस्तिष्क की सीमाएं होती है, लेकिन आप इस बात की कोशिश करें तथ्य भले ही याद ना हो, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपकी अवधारणाएं क्लियर है, तो ऐसी स्थिति में भले ही आपका उस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो, लेकिन जो दूसरा और जो तीसरा एग्जाम होने वाला है उसमें शर्तिया तौर पर आपका सिलेक्शन होगा। आप जीवन के जिस मोड़ पर खड़े हैं, आयु के जिस मोड़ पर खड़े हैं, आप आयु के जिस मोड़ पर अभी आप हैं, उसमें आपको प्रयास इस बात का करना चाहिए कि जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। रटिए मत, इस बात को बहुत तल्लीनता के साथ आपको सुनना चाहिए, बहुत तल्लीनता के साथ इस बात को समझना चाहिए। ये 2-4 बड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक विद्यार्थी अक्सर प्रश्न पूछता है कि सर पढ़ें कैसे और फिर क्या पढ़ें, तैयारी कैसे की जाए। तो इस संदर्भ में मैं आप लोगों से 2-4 बातें और ज़रूर करूँगा। सर जैसा मुझे बता रहे थे कि सर ने पिछली बार एक आरएस ऑफिसर एसडीएम साहब को बुलाया,
बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपने अनुभवों को बहुत अच्छे ढंग से साझा किया। और अक्सर हम लोगों को, जो सफल होने वाले लोग हैं, उनके अनुभवों को लेना चाहिए। उनके अनुभव हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उन्होंने जो गलतियां की उन गलतियों से हमको बचाते हैं, हमारे रास्ता को सीधा और सरल बना देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या आप पढ़े हैं? सबसे पहले आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको इस बात का प्रयास करना चाहिए कि आपके स्टडी टेबल पर आपका पाठ्यक्रम यानी आपका सिलेबस होना चाहिए। भले ही लोग कुछ भी आपको मिसगाइड करते होंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, आरपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, किसी प्रकार का भर्ती करने वाला अभिकरण हो, कभी भी सिलेबस से बाहर जाकर प्रश्न नहीं देता है। अक्सर हम लोग किताबें लेकर आ जाते हैं, लुसेंट की गाइड, अक्सर हम लोग ऐसे ही राय, या मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर हम लोग गाइड लेके आ जाते हैं और बिना पाठ्यक्रम को देखे हम लोग पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। हम लोग पूरा का पूरा 1857 की क्रांति पढ़ लेते हैं, 4 घंटे हमारे बर्बाद हो जाते हैं और मालूम पड़ता है कि भारत का जो मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपनी स्टडी टेबल पर अपना पाठ्यक्रम लगाना है कि मेरे सिलेबस में क्या क्या बातें हैं, मेरे पाठ्यक्रम में क्या क्या बातें हैं। सबसे पहले आपको इस बात को पता होना चाहिए। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए, इवन जो टीचर है जो क्लास में पढ़ाता है उसको भी ध्यान में रखनी चाहिए, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी उसको भी ध्यान में रखनी चाहिए। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के पहले के जो पेपर्स है, जो ओल्ड पेपर्स है, ओल्ड पेपर्स आप जरूर देखिएगा। ओल्ड पेपर, जो पुराने पेपर अगर आप देखोगे उसके 2 बड़े फायदे होंगे। अक्सर मैंने इस बात को अनुभूत किया है, जब मैंने पहली बार आरएस का एग्जाम दिया, जब मेरी तैयारी जो थी और जो पेपर जो आया उसमें रात दिन का फर्क था, मेरी हवाएं उड़ गई। मैंने कहा ये क्या प्रश्न है, मुझे तो आज तक इसका पता ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने पुराने पेपर्स नहीं देखे। पुराने पेपर्स देखने के 2 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा ये है, आपको ये मालूम पड़ता है कि पेपर का ट्रेंड क्या है, अर्थात पेपर में किस स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको इस बात का मालूम पड़ेगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या मेरी तैयारी का स्तर उस पेपर के लायक है? आप पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति की पूरी शक्तियां पढ़ ली, और एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जा रहा है इतना इंटरनल पूछा जा रहा है, इतना कॉन्सेप्ट का प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका आपको कोई ज्ञान ही नहीं है। मालूम पड़ा क्लास में सर ने राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा दिया, मालूम पड़ा आपने घर जाकर राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ लिया, आपने उसका रिवीजन भी कर लिया, और जैसे पुराना पेपर देखा आपको ये मालूम पड़ा, आपको इस बात की अनुभूति हुई कि पेपर में इतना प्रश्न टिपिकल आया जो सर ने पढ़ाने के बावजूद भी और आपके पढ़ने और रिवीजन करने के बावजूद भी उस पेपर को, उस प्रश्न को आप हैंडल करने की पोजीशन में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमेशा इस बात को ध्यान रखें, आप पुराना पेपर जरूर देखें। पुराना पेपर देखने का 2 फायदा, मैं दोनों फायदे को रिपीट कर रहा हूं। पहला फायदा, आपको मालूम पड़ता है कि पेपर का स्तर क्या है। दूसरा फायदा, आपको मालूम पड़ता है कि पेपर में ट्रेंड क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। 2-4 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा, उन बातों को आप थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। देखिए, एक प्रश्न सुबह भी मैं जब आ रहा था तो एक दोस्त का फोन आया कि सर ये जो प्रश्न पूछा गया राष्ट्रपति के बारे में, एक प्रश्न था, ये प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? इस प्रकार के प्रश्न को तो हमने देखा ही नहीं है। आप लोग राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे, बार बार थोड़ा सा, सर इसको इस बार साइलेंट कर देना है। जब आप राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे, आप अनुच्छेद 72 पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे, आप राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, आप राष्ट्रपति के जो न्यायिक शक्तियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक प्रश्न आपके सामने साझा कर रहा हूं, उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि पढ़ा कैसे जाता है या प्रश्न किस तरह से आते हैं। सीधा प्रश्न पूछा गया, बहुत सामान्य प्रकार का प्रश्न था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से, पुराना पेपर नहीं देखने की वजह से वो प्रश्न कई सारे विद्यार्थियों ने गलत किया। प्रश्न था, इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की शब्दशः शक्ति नहीं है? बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की शब्दशः शक्ति नहीं है? प्रश्न ये कहना चाह रहा था कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां संविधान में दे रखी है, इनमें से वो कौन सी शक्ति है जो संविधान में शब्दशः यानी एज इट इज लिखी हुई नहीं है। अगर आप चारों प्रश्नों को, चारों विकल्पों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि चारों के चारों सही है। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि प्रश्न पूछा जा रहा है ऐसी कौन सी शक्ति है जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से संविधान में नहीं कर रखा है।
ये सारी बातें आपको तभी मालूम पड़ेगी जब आप पुराने पेपर्स देखेंगे। इवन हम लोग जब टीचिंग करवाते हैं, हम लोग जब पढ़ाते हैं, हम लोग भी इस बात का प्रयास करते हैं, हम लोग भी इस बात की कोशिश करते हैं कि पुराना पेपर जरूर देखकर क्लास में पढ़ाने के लिए जाए। दूसरी बात तो ये थी। तीसरी बात, सफलता किसको मिलती है और सफल कौन होते हैं, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ पिपार जैसे छोटे कस्बे में, देखिए मैं बार बार शब्द का प्रयोग करता हूँ छोटे कस्बे में, क्योंकि जोधपुर शहर की तुलना में तो छोटा है। हालांकि आपको बुरा लग सकता है कि हमारा छोटा कस्बा कैसे है, पिपार की तुलना में तो भोपाल का ज़्यादा छोटा है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। पिपार जैसे छोटे कस्बे में तैयारी जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। क्या पढ़ा जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और साथ ही साथ आपको किन बातों को ध्यान रखना है, इस बात को भी देखा जाना चाहिए। एक शब्द होता है, मैं अक्सर सुनता था, पहले उस समय समझ में नहीं आता था, आजकल समझ में आने लग गया। वो शब्द है अनुशासन, डिसिप्लिन। देखिए होली आ रही है, शादियों का सीजन है, बहुत सारी शादियाँ हो रही है। आप लोगों के घर पे भी ऑब्वियसली इन्विटेशन आते होंगे, कार्ड्स आते होंगे। शादी में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये बहुत सारी समस्या आती है और घर वाले अक्सर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा। मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ दैट इज डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। अनुशासन का मतलब है जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम को जब तक आप क्रैक नहीं कर ले, उस एग्जाम को जब तक आप उत्तीर्ण नहीं कर ले, जीवन में आपको अनुशासन रखना है। हम लोग जब अनुशासन शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो हमको लगता है कि होठों पर अंगुली रखकर बैठ जाना, चुपचाप बैठ जाना, सर को ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होता है अनुशासन। अनुशासन ये नहीं है। अनुशासन का मतलब है कि जो हमने उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम कितने कमिटेड है, हम उसके प्रति कितने प्रतिबद्ध है, ये अनुशासन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अनुशासन सफलता का एक बहुत बड़ा गुण है। अगर आपने लाइफ को सेटल कर दिया, अगर लाइफ को आपने अनुशासित कर दिया, आपके विवाह के कार्ड भी आएंगे, आपके होली का त्यौहार भी आएगा, आपके दिवाली भी आएगी। आपको ये तय करना है, आपको ये तय करना है कि कौन सा त्यौहार आपके लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी शादी आपके लिए महत्वपूर्ण है। शादी महत्वपूर्ण है, त्यौहार महत्वपूर्ण है या आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मैं आपको एक ऑनेस्टली बात करना चाहता हूँ कि जब मैं MA में था, विश्वविद्यालय में था, तो कभी भी विश्वविद्यालय में जो क्लास जो होती थी उसको मिस नहीं करता था। मैं बहुत सारे ऐसे मित्रों को जानता हूँ जो क्लास में 9 बजे की क्लास का टाइम होता है, 9:15 तक आते हैं। आप बातों को बहुत ध्यान से रखिएगा। जिस दिन बैच प्रारंभ होता है, पहली क्लास आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और क्लास स्टार्ट होते ही आपको क्लास के अंदर आना चाहिए। 2 मिनट पहले आने की कोशिश करनी चाहिए। ये अनुशासन होता है। यहीं से तय होने लग जाएगा कि आप अपने जिस विषय की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रति आप कितने समर्पित हैं। देखिए सफलता प्राप्त करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक वे लोग जो किस्मत में विश्वास करते हैं और एक वे लोग जो मेहनत में विश्वास करते हैं। जो किस्मत में विश्वास करते हैं उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। बुझी समा फिर से जल सकती है। समा आप जानते हैं, दीपक की लौ को कहते हैं। बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से गुजर सकती है। हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, तेरी तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। ये जो मैंने पंक्तियां कही है, ये पंक्तियां उन लोगों के लिए हैं जो निष्कर्ष में नहीं आते हैं। ये पंक्तियां उन लोगों के लिए जो घर बैठे हैं और उनको उम्मीद है कि पेपर आउट होगा और हमारे मिलने वाले हैं, उनको पेपर मिल जाएगा और मैं कैसे भी करके मेरे ऊपर किस्मत की कृपा होगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप लोग वे लोग हैं जो उचित मार्गदर्शन में हैं, आप वे लोग हैं जो सही हाथों में हैं, आप वे लोग हैं जो सुबह जल्दी उठकर कोचिंग में आकर बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरता से, तल्लीनता से, प्रतिबद्धता से पढ़ रहे हैं। आप वे लोग हैं जो मेहनत करने वाले, जो लोग मेहनत करने वाले लोगों के लिए भी कुछ पंक्तियाँ हैं। मैंने कहा किस्मत होती है और जो लोग मेहनत करते हैं तो उनके लिए क्या पंक्तियाँ हो सकती है। किस्मत में तो वो विश्वास करते हैं जिनको डर लगता है लड़ने से। ये पंक्तियां नहीं कह रहा हूं, अभी तो कुछ बातें कह रहा हूं। किस्मत में तो वो लोग विश्वास करते हैं जिनको डर लगता है लड़ने से। और लड़ना किससे है? अपने आप से लड़ना है। लड़ना किससे? कई बार मैं ये अक्सर क्लासेस में ये कहता हूं कि जब सर आपने देखा होगा कि हमारे क्लासेस में जब विद्यार्थी 200 विद्यार्थी बैठते हैं और जिस दिन आप अनाउंस करोगे कि आज टेस्ट है, मालूम पड़ेगा कि 10% विद्यार्थी कम हो गए। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि वो लोग लड़ने से डरते हैं। लड़ने से डरिए मत। टेस्ट देना अपना आप में एक साहस का कार्य है। 2-3 टेस्ट देने के बाद में आपको लगने लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
तो इस बात को ध्यान रखिएगा, लड़ना अपने आप में एक साहस का कार्य है और लड़ने का मतलब है एग्जाम देना, लड़ने का मतलब है जो टेस्ट देना। तो मैंने किस्मत वालों के लिए कहा कि बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान से गुजर सकती है, हिम्मत ना हार, मायूस ना हो, तेरी तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। ये पंक्तियाँ उन लोगों के लिए थी जो किस्मत में विश्वास करते हैं, लेकिन जो मेहनत में विश्वास करते हैं उनके लिए भी 2-4 पंक्तियाँ हैं कि विश्वास रखिए अपनी हिम्मत पर, विश्वास रखिए अपनी हिम्मत पर, खुदा भी साथ देता है हिम्मती लोगों की। हिम्मती लोगों का खुदा भी साथ देता है। और आप लोग शायद जानते हैं कि वो एक, सर ने भी शायद कभी शेयर भी किया होगा, आप लोग जानते हैं कि वो एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है। हम लोग सोचते हैं कि आसमान बहुत ऊंचा है, उसमें पता नहीं कैसे क्या होगा, लेकिन एक पत्थर उछाल के तो देखो, आसमान में भी छेद किया जा सकता है। तो आपको मेहनत करनी है, आपको किस्मत में विश्वास नहीं करना, आपको इस बात का इंतज़ार नहीं करना है कि पेपर आउट होगा, आपको इस बात का विश्वास नहीं करना है कि मेरे कोई जान पहचान के लोग होंगे वो मेरा सिलेक्शन करवा देंगे। आपको मेहनत करनी होगी और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। मैं मेरी बात को समाप्त करने से पहले आप लोगों से ये अर्ज करूँगा कि आप कुछ मुझसे प्रश्न पूछे, तब बात करने का मज़ा आएगा। आप में से कोई भी पूछ सकते, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना, किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, या कोई क्वेश्चन के बारे में बोलती शेयर कीजिएगा। नहीं तो फिर 2 पंक्तियां मैं और कहूँगा, फिर आप जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे 2-2 पंक्तियां आती रहेगी। मुश्किलों से जो डरते हैं, बड़ा ध्यान से सुनिए, मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीलो खार होते हैं। मैंने जो अभी कहा था ना, जो लड़ने का साहस नहीं रखते उनकी हारते हैं। मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीलो खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वे खुददार होते हैं। बदल दे वक्त की तकदीर वे खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं, हजारों डूबते हैं उन नाखुदाओं के भरोसे पर, हजारों डूबते हैं उन नाखुदाओं के भरोसे पर। इसका मतलब यह है, हजारों लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, जो विश्वास करते हैं कि कभी न कभी पेपर क्या होगा, आउट होगा। हजारों डूबते हैं उन नाखुदाओं के भरोसे पर, मगर जो खुद अपना चप्पू चलाते हैं। जब आप समुद्र में और नाव में अगर जब बैठते हैं, जो खुद अपना चप्पू चलाते हैं, मगर जो खुद अपना चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं, वे अक्सर पार होते हैं। तो ये बहुत पंक्तियां महत्वपूर्ण है, आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अब बोले, अब प्रश्न पूछे, नहीं तो फिर 2 पंक्तियां आ जाएगी। यस, आप में से कोई भी पूछिए, किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछिए। अभी मैं आपको 2-4 बातें और मैं चाह रहा हूँ कि 2 वे कम्युनिकेशन है, 2-4 बातें और करना चाहूँगा। सर जैसे कोई वैकेंसी आती है, लोको पायलट से पहले, कांस्टेबल से पहले एसएससी हम आती है, उसमें भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और सिलेबस उनका चेंज होता है। तो मतलब एक किसी वैकेंसी की तैयारी की जाए या इसका स्वयं? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। बैठिए आप। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, अगर किसी का चयन होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस है, और किसी का चयन नहीं होता है तो इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा फेल्योर है। वो उस एग्ज़ाम में ज़रूर फेल हुआ है, वो उस एग्ज़ाम में ज़रूर फेल हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे गुण ऐसे हैं जिनकी पहचान करनी बाकी है। इस बात को बहुत समझने की आवश्यकता है। जिन लोगों का चयन हुआ है, मैं वापस बोल रहा हूँ, जिन लोगों का चयन हुआ है वो ये नहीं है कि वो मेरिटोरियस है। इस बात को बहुत ज़रा समझिए आप। कोई भी व्यक्ति जब एग्जाम को क्रैक करता है, किसी एग्जाम को पास करता है, अगर आरएस में चयन होता है या आप लोको पायलट में चयन होता है या कांस्टेबल में चयन होता है, आपको स्पष्ट बता दें, आप जब इस कोचिंग सेंटर पे यहाँ पर आ रहे हैं, निष्कर्ष में जब आप ये पढ़ रहे हैं, एग्जाम पास करना एक ट्रिक है, एग्जाम पास करना एक रणनीति है, एग्जाम पास करना किसी भी हालत में आपकी मेरिट का मूल्यांकन नहीं है। एग्जाम एक सिस्टम से पास किया जाता है, एक रणनीति से पास किया जाता है, और वो रणनीति क्या है वही आपको कोचिंग सेंटर में सिखाई जाती है। इन्होंने जो प्रश्न पूछा बड़ा गजब का प्रश्न है, मुझे ये पहले से बता देना चाहिए था। मैंने आपको कहा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम यानी उसका सिलेबस अपनी टेबल पर रखिए। इन्होंने कहा हम लोग तो 7-8 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बात एकदम सही है। आप लोको पायलट की भी तैयारी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी वैकेंसी आ जाएगी, ग्राम सेवक की भी तैयारी करेंगे, पटवारी की भी तैयारी करेंगे, इवन अगर आपकी ग्रेजुएशन होगी तो आप सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी करेंगे, और अगर बीएड कर रखी है तो आप ग्रेड की भी तैयारी करेंगे। और अगर उसका सिलेबस देखा जाए तो सिलेबस में बहुत सारे फर्क है। मैं जब ये कहता हूं कि एग्जाम को पास करना एक रणनीति है, तो वो रणनीति क्या है उसको मैं साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। आपको सबसे पहले इस बात का प्रयास करना चाहिए कि सारे एग्जाम के पाठ्यक्रम को अपने सामने रख दीजिए।